मंच पर उपस्थित डॉक्टर मुनीस रायजादा जी, शैलेंद्र सिंह जी और हमारे सम्मानित तीनों मित्र, आप सब सामने हमारे वरिष्ठ जन, भाइयों और बहनों, आवाज़ ठीक है मेरी? मैं एक सप्ताह के लिए मेडिटेशन पे गया था। आज डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया तो इसलिए मेडिटेशन मेरा आज शाम को कंप्लीट हो रहा था, तो मैं कल रात को चल दिया। हरिद्वार में था, एक्चुअली मैं मेडिटेशन कर रहा था। आपसे मिलने के लिए, आप लोगों को सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए मैं तो एक दिन का मैंने अपना प्रोग्राम कट किया और चल दिया वहाँ से। डॉक्टर साहब से हमारी पुरानी मुलाकात है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे बहुत पुरानी मुलाकात है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, और मेरा क्या, आप भी मानेंगे। आप एक काम करिए, अखबार पढ़ते ही होंगे आप, जो आपको टॉप 5 प्रॉब्लम नज़र आए अखबार की, या चैनल पे देखने के बाद, या जब भी आपको कुछ रियलाइज़ हो ये प्रॉब्लम है, उसकी वाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस। मतलब उसमें 5 बार वाई लगाने की कोशिश करिए। मेरे समझ से 5 बार वाई नहीं लगाना पड़ेगा, तीसरी वाई या चौथी वाई तक आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इस प्रॉब्लम की रूट काज ये है। मेरा अपना पिछले 22 वर्ष का अनुभव ये है कि भारत की 80% समस्याओं का 2 ही रूट काज है। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 2 ही रूट काज है। दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ का है। आपके हिसाब से घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में कितना आजकल कितने परसेंट चल रहा है? कट मनी कितनी हो रही है? तोलाबाजी कितनी चल रही है? कॉन्ट्रैक्ट में कितने परसेंट पे होता है काम? कुछ आइडिया किसी को? 20% मान के चलते हैं। कुछ लोग 30 कहते हैं, 25 कहते हैं, लेकिन उसको मैं 20, हाँ जी, हाँ, मैं उसको लोअर लेके चलता हूँ, 20% मान के चलता हूँ। तो अगर हमारे देश का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है, 75,000 करोड़ दिल्ली का है, टोटल केंद्र और राज्यों का मिला के टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। 70 लाख करोड़ का 20% कितना हो गया? 14 लाख करोड़। यानी हमारे देश में हर साल 14 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी जनरेट होती है। यानी 14 लाख करोड़ रुपए हर साल घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, जो लोकल लैंग्वेज में जो कहते हैं उसको कह लीजिए, इतना पैसा तो जा रहा है। तो इसका नतीजा ये है कि सड़क बरसात के बाद बनती है और पहली बारिश जब होती है अगले साल उसी में टूट जाती है। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, सरकारी स्कूल बदहाल है, सरकारी डिपार्टमेंट में आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। एक क्लर्क जिसको जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है 40-50 हज़ार रुपये, वो उसको धमकाता रहता है। एक कलेक्टर जिसको 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है सेवा करने के लिए, वो धमकाता रहता है। तो ये समस्या है, मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छापा देखते होंगे, अभी कुछ दिन पहले एक IAS के यहाँ से 19-20 करोड़ मिला है, तो आप हमेशा नोटिस करिए, जब भी आपको कोई छापे में नोट नज़र आएगी तो आपको 2 ही चीज़ नज़र आएगी, या तो 500 की नोट या 2000 की नोट। कभी आपको 100 रुपये वाली नोट नज़र नहीं आएगी। भारत में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। सरकार के अनुसार 100 रुपये से कम खर्च करते हैं पर डे, यानी महीने में 3,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। और जो 20% ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आधार है, UPI है, भीम है, दुनिया भर के सिस्टम है। फिर ये 500 और 2000 की नोट चल किसके ले रही भाई? 80% लोगों को 500 की जरूरत नहीं, 2000 की जरूरत नहीं। जिनको जरूरत है, जो ज़्यादा खर्च करने वाले 100 रुपये से ज़्यादा, उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, आधार, UPI सब कुछ है, तो चल किसके ले रही है? एक चीज़ ध्यान रखिए, यूनिवर्सल पूरे दुनिया का, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज़्यादा ब्लैक मनी होता है, जितनी बड़ी करेंसी होता है उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज़्यादा घूसखोरी होती है,
जितनी बड़ी करेंसी होती उतना ज़्यादा बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा होती है, जितनी ज़्यादा करेंसी होती उतना ज़्यादा काला धन होता है, और जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज़्यादा देशद्रोही गतिविधियां होती हैं उस देश में। कैसे? आप एक अटैची में 100 रुपए की नोट रखिए तो मान लीजिए 1 करोड़ आएगा। अब उसी में आप 500 की नोट रख दीजिए, कितना करोड़ हुआ? 5 करोड़। उसी में 2000 की नोट रख दीजिए, 20 करोड़। और हवाला चलता कैसे? अटैची में। तो यानी जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज़्यादा हवाला होगा। बड़ा सीधा सा मैटर है। अगर 20 करोड़ वो जो डीएम साहिबा ने अपने घर में रखा था, एक इतने में इकट्ठा कर लिया था, 100 रुपए की नोट होती तो पूरा बहुत बड़ा इकट्ठा करना पड़ता। लेते समय भी दिक्कत होती, देते समय भी दिक्कत होती, लेने वाले को देने वाले को दोनों को दिक्कत होती। अभी तो आप 1 करोड़ रुपए तो आप काजू की बर्फी का जो डब्बा होता है उसमें नीचे रख दीजिए 1 करोड़, ऊपर से काजू की बर्फी लगा दीजिए, ऐसे लगे काजू की बर्फी गिफ्ट करने आए हुए। होली दिवाली आप कहते जी काजू को बर्फी दे रहे हो, एक्चुअली काजू की बर्फी तो ऊपर होती है, उसके नीचे तो 2000 वाली नोट होती है। ये सिचुएशन चल रही है। और जितनी समाज में अशांति है, समृद्ध तो तब बनेगा इसलिए शांति आएगी। शांति तब होगी जब अशांति खत्म होगी, और अशांति तब खत्म होगी जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसा एक भी राष्ट्र विरोधी, संस्कृति विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी कार्य ऐसा नहीं है जो फ्री में होता है। एक भी कार्य फ्री में नहीं होता, सब पैसे से होता है। ट्विटर पे ट्रेंडिंग के लिए फंडिंग होती है, फेसबुक पे पोस्ट लिखने के लिए पैसा मिलता है, अखबारों में देश विरोधी लेख लिखने के लिए पैसा मिलता है। माओवादियों की फंडिंग हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग हवाला से, कट्टरपंथियों की फंडिंग हवाला से, चरमपंथियों की फंडिंग हवाला से, फेसबुक ट्रेंडिंग की फंडिंग हवाला से, ट्विटर ट्रेंडिंग की फंडिंग हवाला से, अवैध हथियार जो खरीदा जाता है हवाला से। ऐसा कौन सा ऐसा काम नहीं है जिसकी फंडिंग बाहर से नहीं हो रही है। पहले तो हवाला से हो ही रही थी, उसको लीगलाइज करने के लिए कानून और बन गया 2010 में, उसको कहते हैं FCRA। नाम बड़ा प्यारा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से ऐसे लगता है जो फॉरेन का डोनेशन आ रहा है उसको रेगुलेट कर रहा है, वो रेगुलेट करने के लिए नहीं है, नाम बस प्यारा है, नाम अच्छा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन। एक्चुअल में वो हवाला को लीगलाइज करता है। उसका केवल एक मकसद है, हवाला को लीगलाइज करना। अरे भाई, मैं अगर अच्छा काम करता हूं, मुझे विदेश से कोई फंडिंग करना चाहेगा तो मुझे सीधे अकाउंट में दे देगा, FCRA के जरिए आने की क्या जरूरत है। दूसरा एग्जांपल, इस हम प्रांगण में बैठे हुए हैं, मान लीजिए सांप घुसा मेन रोड, अगर हम मेन रोड जो मेन गेट है वहीं पे अगर हमने सांप को पकड़ लिया तो पूरा प्रेमाइस आपका सेफ है, पूरी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एक सिक्योरिटी गार्ड वहां मेन गेट पे लगा दीजिए, जैसे ही वो सांप घुसे उसको डंडे से मार दीजिए, खत्म। हम क्या कर रहे हैं, सांप को पहले अलाउ कर रहे हैं, सांप आ रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है, फिर हम ऑडिटर बिठा रहे हैं कि देखो भैया कौन सा वाला अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बुरा काम कर रहा है। अरे जिसको 50 करोड़ की फंडिंग आ रही, वो जो ऑडिटर गया उसको 50 लाख दे देगा, वो बढ़िया रिपोर्ट बना देगा, काम अच्छा हो रहा है, खत्म बात हो गई। इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है करप्शन। दुर्भाग्यवश करप्शन के नाम पे एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का परिणाम ये निकला, एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, मुख्यमंत्री बने, सरकारें बनी, लेकिन करप्शन तो वहीं का वही है। हमारे देश में आप बताओ कौन सा कोई एक जिला कोई बता सकता है कि हमारा जिला करप्शन फ्री है? कोई एक आदमी कह दे मेरी तहसील करप्शन फ्री है, कोई एक आदमी कह दे मेरा थाना करप्शन फ्री है, कोई एक आदमी बता दे फला पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करप्शन फ्री है। उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। और कुछ लोग कहते हैं करप्शन खत्म नहीं हो सकता, मैं कहता हूं 1 साल के अंदर करप्शन खत्म हो सकता है, 1 साल के अंदर करप्शन खत्म हो सकता है। करप्शन खत्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करप्शन खत्म करने के लिए मंगल पे नहीं जाना है, मंगल पे वैज्ञानिक चले गए, बैठे बैठे करप्शन खत्म हो सकता है। लेकिन आम राय तो बने, और पीड़ित सब है, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, अगड़ा हो या पिछड़ा, सब परेशान। ये करप्शन का नतीजा है
करप्शन बना रहे इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म नहीं हो रहा है, करप्शन बना रहे इसलिए पुलिस रिफॉर्म नहीं हो रहा है, करप्शन बना रहे इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म नहीं हो रहा है। हमारे मित्र एक इलेक्शन के लिए बहुत लड़ते रहते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए कोई बहुत लंबी फौज नहीं चाहिए। हमारे देश में हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जजेस घर में बैठे हुए, उनको पेंशन मिल रही है। अगर उनसे हम उनकी टीम बना दें, 1 साल के अंदर भारत के सभी कानून बदले जा सकते हैं। हजारों की संख्या में हमारे पास रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड लॉ के प्रोफेसर, रिटायर्ड इकोनॉमिस्ट सब बैठे हुए। इसके अलावा आप जैसे लोग अपना टाइम देने के लिए तैयार बैठे हुए, आप जैसे लोग ओपिनियन देने के लिए बैठे हुए, बिना किसी पैसे, बिना कुछ लेना नहीं है, देना ही है, टाइम देना, अपनी बुद्धि देना, अपना विवेक देना, अपना आइडिया देना, सब करना है। तो करप्शन जो है, जिस हम बात कर रहे हैं, जो विजन हमने लिया हुआ है कि हम दिल्ली को डेवलप्ड दिल्ली और इंडिया को डेवलप्ड इंडिया बनाना चाहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, वो डेवलप्ड दिल्ली, डेवलप इंडिया तभी बनेगा जब शांति होगी, और शांति तभी आएगी जब भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसके बिना इस देश में अशांति होती रहेगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भूतपूर्व सांसद विधायक हैं, जो 1-1 लाख रुपए लेते हैं एक ट्वीट करने का। वो दलित बनाम सवर्ण का ट्वीट करने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं एक बार में। वेरीफाइड हैंडल है, 5-7 लाख फॉलोअर हैं, भूतपूर्व सांसद है, ऐसे लोग हैं। तो जब पैसा लेके लोग जहर घोल रहे हैं, और जहर घोलने वाले वो लॉ मेकर पहले थे, हो सकता है बाद में लॉ मेकर बन भी जाए, आखिर अल्टीमेटली वो आ किस ले रहे हैं? राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि राजनीति बहुत फायदेमंद धंधा बन गया है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। इतना प्रॉफिट मुझे लगता है शेयर मार्केट में भी शायद नहीं होता होगा। इतना तगड़ा प्रॉफिट कि 5 करोड़ लगा के 5 साल में 50 करोड़ कमाना, मेरे समझ से कोई धंधा नहीं होगा। लेकिन राजनीति है। इधर तो कम, साउथ में, खासतौर पे तमिलनाडु वगैरह में, तो पार्षद का टिकट 5 करोड़ में बिकता है। यहां तो विधायक का टिकट है, मतलब यहां थोड़ा लेवल डाउन है, उधर और हाई लेवल है। पार्षद का टिकट 5-5 करोड़ में बिकता है। विधानसभा का टिकट तो जाता है करीब 20 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ जाता है। एमपी का टिकट 50 करोड़ में जाता है। जो आदमी 50 करोड़ टिकट खरीदेगा, 10 करोड़ लगाएगा, 60 करोड़ लगा दिया, तो 5 साल में आपको क्या लगता है वो ऐसे बैठा रहेगा? और वही कानून बनाने वाला बन गया। तो जब वही कानून बनाने वाला, तो कानून क्यों बनाएगा? हम दुनिया से चीजें खरीदते हैं। मुनीष जी अमेरिका में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई थाने पे वहां पे दलाली चलती है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, कोई थाने पे दलाली नहीं, कोई तहसील पे दलाली नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम हजारों करोड़ का सामान अमेरिका से खरीदते हैं, मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, मिसाइल से लेके राइफल तक, लेकिन अमेरिका के कानूनों को नहीं लेते। हम सिंगापुर से हजारों करोड़ का सामान खरीदते हैं, उनके कानूनों को मुफ्त में नहीं लेते। अगर हम सिंगापुर का कानून अपने देश में लागू करें तो सिंगापुर रॉयल्टी थोड़ी मांगेगा, पैसा थोड़ी मांगेगा। इतने अच्छे संबंध है, बोले ये लो। अगर हम फ्रांस से, जहां से हमने राफेल लिया, अगर फ्रांस के 10 कानून अच्छे ले ले तो पैसा थोड़ी मांगेगा, वो तो फ्री मिल जाएगा। बहुत सीधी सी बात है, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी सुरक्षित यात्रा असंभव है। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा घटिया होगी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक बिल्डिंग मटेरियल खराब होगा आपका अच्छा स्ट्रक्चर बन नहीं सकता, अच्छा घर नहीं बन सकता। वैसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून अच्छा नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता, तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात तो हम लोग बातों बातों में कहते हैं, अरे हमारे देश में कानून का राज है, ये क्या सब कहते हैं। अरे जब कानून का राज है तो कानून अच्छा होगा तो राज अच्छा होगा, और कानून घटिया होगा तो राज घटिया होगा। और कानून बिल्कुल दवा की तरीके काम करता है, एकदम दवा के तरीके काम करता है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, जैसे दवा आपने खाया तो या तो बीमारी ठीक होगी या बीमारी बढ़ेगी, स्टेटस को नहीं होगा, यथा स्थिति नहीं रहेगी। दवा खाने के बाद 2 ही कंडीशन होगी, या तो बीमारी बढ़ेगी या बीमारी घटेगी। ऐसे कानून से 2 ही चीज होती है,
या तो अपराध कम होगा या अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अपराध जातिवाद कम होगा, जातिवाद बढ़ेगा, अराजकता कम होगी, अराजकता बढ़ेगी। स्टेटस को मेंटेन नहीं रहेगा। हम जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, या तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। अच्छा भोजन करेंगे अच्छा परिवर्तन आएगा, खराब खाएंगे खराब परिवर्तन है। सिमिलरली कानून का है, अच्छा कानून होगा अच्छे चेंजेस आएंगे, खराब होगा खराब होगा। और जैसे घटिया भोजन करने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना, ये तो सब मानते हैं ना, घटिया खाने के बजाय पानी पी के भूखे रह लो भैया। वैसे घटिया कानून से देश चलाने के बजाय बिना कानून के रहना। एकदम मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। घटिया कानून से देश चलाने की बजाय, जैसे घटिया गाड़ी चलने के बजाय पैदल चले जाना, हमें पता है इस गाड़ी में आग लगने वाली है, उससे अच्छा भी पैदल चले जाओ, सुरक्षित रहेंगे। वैसे ही जो कानून प्लान्ड वे में बढ़ा रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं, भाषावाद बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रवाद बढ़ा रहे हैं, अलगाववाद बढ़ा रहे हैं, कट्टरवाद बढ़ा रहे हैं, मजहबी उन्माद बढ़ा रहे हैं, उससे अच्छा बिना कानून के रहना। बिना कानून के रहे मुझे लगता है ज्यादा बेटर आएगा। लेकिन हमने क्या किया, कानून बदलने की शुरुआत नहीं किया। और आज भी आजादी की 75वीं हम वर्षगांठ मना रहे हैं। देश के सारे सिस्टम कॉलोनियल लॉ से चल रहे हैं। 1857 में मंगल पांडे जी ने जब क्रांति किया, उसमें बिहार के कुंवर बहादुर जी भी थे। जब उन लोगों ने क्रांति किया, उस क्रांति को दमन करने के लिए एक यहाँ लॉ कमीशन बनाया गया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। मैकाले को काम दिया गया, पहले एक्चुअली मैकाले को काम दिया था यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करने के लिए। वो 10 साल से वही काम कर रहा था। लेकिन एकाएक जब क्रांति हो गई तो उन्होंने बोला भाई ये एजुकेशन चलो छोड़ दो, अभी तुम कानून पे लग जाओ, तुम कानून बनाओ। ऐसा कानून बनाओ कि इनको कानून बना के जकड़ लें, कानून के द्वारा गुलाम बना लें इनको। 3 साल मेहनत किया उसने, 1857 में लॉ कमीशन बना। 3 साल मेहनत करके पहला कानून उसने बना के दिया 1860 में, उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। आज देश के सारे थाने इंडियन पिनल कोड से चल रहे हैं, सारी अदालतें इंडियन पिनल कोड से चल रही हैं। जब कानून बन गया उनको लगा कि अब इसको लागू कैसे करेंगे, विद्रोह तो अभी भी चल रहा है, इस विद्रोह को कैसे रोका जाए। अगला उन्होंने कानून बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। और वो पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। तो पुलिस की कार्यशैली में केवल इतना परिवर्तन आया, जो पहले वायसराय की गुलाम थी वो सत्ता की गुलाम हो गई। वो गुलाम पहले भी थी, गुलाम आज भी है। पहले भी अंग्रेजों की इशारे पे नाचती थी, भी सत्ता के इशारे पे नाचती है। आज की डेट में वो पुलिस एक्ट को डिजाइन ऐसा किया गया, ड्राफ्ट ऐसा उसको बनाया गया है कि हम आपको, शासक चाहे तो आज आपको बिना किसी नोटिस का आज आपको गिरफ्तार करवा ले। और प्रावधान ऐसा है कि कोर्ट आपको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। 14 दिन बाद आप धक्के मारते रहो, आप बेगुनाही साबित करते रहो। 14 दिन तो आपकी इज्जत का परखच्चे उड़ गए, उसके बाद आप बेल कराओ, आओ बाहर आओ। तो मतलब बेगुनाह होते हुए भी आपको 14 दिन जेल में रहना पड़ना सकता है, और उसके बाद आपको बेल भी करानी पड़ेगी। और फिर जब तक मुकदमा नहीं खत्म होगा तब तक आप एक तरीके से आधे गुनाहगार भी बने रहेंगे। पानी दीजिए, पानी दीजिए, ये वाला है दूसरा। तो ये जो सिस्टम चल रहा है इसको बदलना बहुत जरूरी है। ये जब कानून बन गया, अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया। अंग्रेजों ने तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं इंडाउमेंट एक्ट। और वो कानून बना के उन्होंने देश के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ध्यान से इसको सुनिए, शायद ऐसे विषयों पर चर्चा कम होती है। 1863 में पहली बार अंग्रेजों ने कानून बना के देश के मठ मंदिरों को अपने कब्जे में लिया। और आज भी देश के 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। 4 लाख मठ मंदिरों से सरकार 1 लाख करोड़ रुपए हर साल लेती है। एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, लेकिन 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो अंग्रेजों ने वही काम किया जो मुगलों ने किया था। मुगलों ने जो काम तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने वो काम कानून बना के किया था।
मुगलों ने तलवार के दम पे लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के लूटा। और आप खुद भी सोचिए ना, अगर ये कानून अच्छा था, किसी अंग्रेज को सजा क्यों नहीं हुई? इतना उन्होंने अत्याचार किया, लाठी से पिटवाया, जलियांवाला बाग में गोली चलवाई, सब कुछ तो किया। पीड़ित तो हम लोग थे, हमारे पूर्वज पीड़ित थे, अत्याचार करने वाले वो, और सजा किसको होती थी? हमारे पूर्वजों को। कभी आप लोग दिमाग में सोचिए इसको, ये डिजाइन उन्होंने ऐसा किया था। अब आजादी के बाद आ जाइए, इस देश को लूटा किसने? नेताओं नौकरशाहों ने। किसी नेता को फांसी हुई? किसी नौकरशाह को फांसी हुई? क्यों कानून वही चल रहा है। जैसे किसी अंग्रेज को सजा नहीं हुई, फांसी नहीं हुई, वैसे किसी नेता नौकरशाह को सजा नहीं हुई, फांसी हुई। क्यों? कानून वही चल रहा है। तो सजा, फांसी, जेल, ये सब आम जनता के लिए है, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक इस देश में कम से कम 1950 के पहले के कानून नहीं बदले जाएंगे। हालांकि 1950 के बाद भी कुछ कानून घटिया बने हैं, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूं 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ, कम से कम संविधान के पहले बने कानूनों को खत्म कर दिया जाए। अगर वो खत्म कर दें तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दें तो जातिवाद, भाषावाद भी कम होगा। अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दें, मुकदमों के फैसले जल्दी जल्दी होंगे। अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दें, नेताओं नौकरशाहों में खौफ आएगा। अभी वो बेखौफ है, उनको पता है इस कानून में क्या दिक्कत है, इस कानून में क्या प्रॉब्लम, उनको सबको पता है। हमारे दिल्ली के लोग सब बैठे हुए हैं, आपने कभी गौर किया जो डीडीए में घर बनता है, क्या कारण है उसका? कमरे की या तो लंबाई ज़्यादा होगी या चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी या चौड़ाई कम होगी, या बालकनी ऐसी होगी जो, मतलब नक्शा प्रॉपर क्यों नहीं होता? ऐसा है नहीं कि वहाँ पे डीडीए के इंजीनियर पढ़े लिखे नहीं, ऐसा नहीं कि डीडीए वालों को ये नहीं पता नक्शा कितने का बनना चाहिए, उनको ये नहीं पता कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है कि बेडरूम 12 बाई 10 कम से कम होना चाहिए, 12 बाई 12 होना चाहिए। अरे भैया, जब बना ही रहे हो तो 12 बाई 9 क्यों, 12 बाई 10 बना दो, कम से कम बेड आ जाएगी, अगल बगल थोड़ी जगह भी रहेगी। करप्शन दो तरीके का होता है, एक है करप्शन बाय डिजाइन, एक है करप्शन बाय डिफॉल्ट। करप्शन बाय डिफॉल्ट है, जा रहे हैं, पुलिस वाले ने रोका, बोले 100 रुपये लाओ। किसी सरकारी काम के लिए गए, बोले भाई देखो 100 रुपये लाओ तभी फाइल तुम्हारी आगे बढ़ाएंगे। दिस इज द करप्शन बाय डिफॉल्ट। ये हमारे सबके उसमें आ गया। उससे जो बड़ा चलता है वो करप्शन बाय डिजाइन है। करप्शन बाय डिजाइन कैसे है कि फ्लैट बना रहे हो, उसका ऐसा डिजाइन बनाओ कि मजबूरी में उसको अल्टर करे, उसको तोड़े। कमरा छोटा बड़ा कर दो, बालकनी थोड़ी छोटी बड़ी कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि वो उसकी चौड़ाई कम कर दो या लंबाई कम कर दो, या किचन ऐसा कर दो, किचन के बगल में टॉयलेट कर दो कि मजबूर हो जाए उसको चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए। तो जैसे ही आपने अल्टर किया तो डीडीए के सुपरवाइजर जेई को आप 10,000 रुपये देना है, पहला काम। दूसरा, जब आप अल्टर करोगे तो मिस्त्री बुलाओगे, तो जो मिस्त्री का पूरा सिंडिकेट है उससे भी डीडीए को पैसा आ रहा है। आप अल्टर करोगे तो वहां पे कुछ रॉ मटेरियल मंगाओगे, तो जो बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर है उनका पूरा सिंडिकेट है, उनको भी फायदा हो रहा है। तो ये बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर्स ये तय करते हैं कि आपके मकान का नक्शा कैसे बने। इसलिए 12 बाई 12 के बजाय 12 बाई 8 कर दिया जाता है आपके बेडरूम की साइज, जिससे आप उसमें रह ही ना पाओ, परेशान हो जाओ। या तो आपको विंडो थोड़ी छोटी कर दी जाएगी, विंडो बड़ी कर दी जाएगी, बालकनी कुछ न कुछ ऐसा कर दिया जाएगा। आप 2 करोड़ का डीडीए का फ्लैट खरीद लो तब भी आप शांति से रह नहीं सकते हो। ये करप्शन बाय डिजाइन है। ऐसे डेवलपमेंट की योजनाएं बहुत सारी केवल और केवल उसको पैसा उसमें बनाने के लिए की जाती है। हाईवे का रूट बदल दिया जाता है। पता चला मंत्री जी का इधर खेत थोड़ा ज़्यादा है तो हाईवे थोड़ा ऐसे डाइवर्ट कर दो, क्योंकि मंत्री जी खेत में जाएगा तो उनको कंपनसेशन बड़ा मिल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हाईवे निकलना है तो पहले ही बंजर ज़मीन वहाँ खरीद लो और फिर हाईवे निकाल दो, सड़क निकाल दो, तो कंपनसेशन अच्छा आ जाएगा। यही हो रहा है। तो अब एक चर्चा आई, इसका समाधान क्या है? समाधान, डॉक्टर तो अच्छी दवा दे नहीं रहा है, और हम लोग पिछले इतने सालों से डॉक्टर बदलते गए। हम ये सोच के खुश हो गए कि डॉक्टर बदल देंगे, हमारा इलाज ठीक हो जाएगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा तो वही चल रही है।
दवा पुरानी है लिए, डॉक्टर कोई आ रहा है, दवा वही दे रहा है। तो डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है ना। बीमारी ठीक कैसे होती है? जब दवा बदली जाती है। तो ऐसे हमारी समस्याओं का समाधान तब होगा जब कानून बनेगा। कानून कैसे बनेगा? आप ही आपसे पूछता हूं, जब अगर आपको कोई घर में दिक्कत है, किसी एक आदमी के यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और नहीं ठीक हो रहा है, तो जाके कहते तो हैं कि डॉक्टर साहब इस वाली दवा से काम नहीं हो रहा है, कुछ दूसरी दवा दो ना। और डॉक्टर नहीं सुनता है तो स्वाभाविक सी बात है, नर्सिंग होम चेंज करते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं, कुछ तो करते ही। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि भारत में अब समय आ गया है पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म के लिए आवाज़ उठाई जाए। और इसको अगर हम समराइज कर दें कि आप इसको अगर नहीं कहना चाहते, बस इतना कहिए कि भैया जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके पहले के कानून क्यों? अगर देश को विदेशी कानूनों से ही देश को चलाना है तो 150 साल पुराने विदेशी कानून क्यों? आज का अमेरिका वाला कानून क्यों नहीं? आज का सिंगापुर वाला कानून कहीं क्यों नहीं? आज का कोरिया वाला कानून क्यों नहीं? अगर हम इतने अक्षम हैं, हमें नहीं आता कानून बनाना और हम इसलिए विदेशी कानून से देश चलाएंगे, तो विदेशी फिर 150 साल पुराना कानून क्यों? आज वाला क्यों नहीं? आज भी चल रहे हैं जो कानून हमारे देश में चल रहे हैं, वो तो इंग्लैंड में भी नहीं चलते। हमारे यहाँ चल रहे, इंग्लैंड में नहीं चलते। सिटीजन चार्टर, कितने सारे डेवलप्ड कंट्री में सिटीजन चार्टर है, हमारे देश में नहीं है। दुनिया कई देशों में जुडिशियल चार्टर है, हमारे देश में नहीं है। किसी एक भी डेवलप्ड कंट्री में 100 के ऊपर की करेंसी नहीं है, हमारे यहाँ 500 2000 की चल रही है। दुनिया के कितने ऐसे देश हैं जहां फांसी तक दी जाती है भ्रष्टाचार पे? चीन में फांसी दी जाती है, गूगल करिएगा, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने फांसी दिया। एक फैक्ट्री का जो मैनेजर था, जीएम था, उसको फांसी दिया है। उसने कॉन्ट्रैक्टर से पैसा ले लिया था, फांसी दिया। अमेरिका में देते हैं 500 साल 600 साल आदमी जिंदा रहे चाहे, लेकिन एक सिंबॉलिक तो है कि भाई हम बड़ी सजा देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कॉपी पेस्ट करके कानून बनाया हुआ है। भ्रष्टाचार के जितने भी कानून हैं सब में 3 से 7 साल की सजा। घूसखोरी में 3 से 7 साल, कमीशन खोरी 3 से 7 साल, जमाखोरी 3 से 7 साल, मिलावटखोरी 3 से 7 साल, कालाबाजारी 3 से 7 साल, काला धन 3 से 7 साल, बेनामी संपत्ति 3 से 7 साल, आय से अधिक संपत्ति 3 से 7 साल, सब में। मैं देख रहा था आपके आने से पहले, अभी अमेरिका में एक आदमी ने 2 शर्ट चुराया था, उसको 20 साल सजा हुई है। 2 शर्ट पहनने वाली 2 शर्ट चुराया, 20 साल सजा हुई। हम क्यों नहीं कर सकते? हम भ्रष्टाचारियों से इतनी सिंपैथी क्यों रखते हैं? हम काला धन रखने वालों के साथ इतनी सिंपैथी क्यों रखते हैं? लेकिन चूंकि समाज पूरा बटा हुआ है, वो एक अलग दुनिया में चल रहा है। अच्छा, दूसरा, इस पे किसी का ध्यान न जाए, इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म पे किसी का ध्यान न जाए, भ्रष्टाचार पे ध्यान न जाए, भ्रष्टाचार से होने वाली परेशानियों पे ध्यान न जाए, तो ऐसे ऐसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऐसे मुद्दों पे चर्चा करती जिसका कोई लेना देना नहीं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं। रोज एक नया मुद्दा पकड़ लेते हैं, यहाँ का वहाँ का, वहाँ का यहाँ का, और उसी पे चर्चा करते रहते। तो हम लोग साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से अपनी समस्या को न देखें, बस वही देखते रहें। हम लोग, आम जनता वो सोच रही है जो उनको सोचने के लिए कहा जा रहा है, अपना दिमाग नहीं लगा पा रही है। स्थिति ये हो गई है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मत है, इस देश में जब तक अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, और अंग्रेजी कानूनों को ख़त्म करना महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक अच्छे कानून को बनाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये तो बात है कि हाँ भाई 1500 कानून ख़त्म हुए, लेकिन कूड़ा ख़त्म करना से ऑक्सीजन नहीं आती है। कूड़ा ख़त्म करके जब वहाँ पेड़ लगाया जाता है तब ऑक्सीजन मिलती है। तो जब तक हम अच्छे कानून नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। पीढ़ियां ऐसे ही परेशान रहेंगी, हमारे आपके बच्चे ऐसे ही परेशान रहेंगे। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, जरा कल्पना करिए आप, 5 करोड़ मुकदमे, तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे हैं। एक मुकदमे से अगर एक परिवार परेशान होता है, स्वाभाविक सी बात है, और एक परिवार में 5 लोग हैं तो 25 करोड़ लोग टेंशन में हैं। भारत के 25 करोड़ लोग टेंशन में हैं। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और भारत में 25 करोड़ लोग मुकदमे से पीड़ित है। अब उसमें आप 25 करोड़ हो गए, 5 करोड़ मुकदमे रख लीजिए, तो 5 करोड़ दूसरी पार्टी रख लीजिए, कम से कम 10 करोड़ उसमें गवाह रख लीजिए। इतने सारे लोगों का आना जाना, कोर्ट चक्कर लगाना, जबकि सिंपल सा एक हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें,
तो आधे मुकदमे तो जाएंगे ही नहीं, आधे मुकदमे ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे ही नहीं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अगर हम 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें तो 20% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। कैश लेन देन की एक लिमिट कर दें, और किया जा सकता है। आपका एयरपोर्ट कैशलेस बनाया जा सकता है। भाई जो आदमी एयर फ्लाइट का टिकट खरीद सकता है उसके पास कुछ तो होगा, एटीएम पेटीएम भीम होगा। आपका रेलवे में कम से कम एसी वाला टिकट कैशलेस किया जा सकता है। आप जो कार बाइक खरीदने वाले उनके पास एटीएम पेटीएम भीम है, इसका मतलब पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी कैशलेस की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी कैशलेस की जा सकती है। तो इतनी चीज़ें हैं कैशलेस करने के लिए, लेकिन स्वाभाविक सी बात है। और वैसे भी अगर हम ये तय कर लें कि भाई ठीक है, हम 10,000 रुपये से महंगे सामान को हम कैश में नहीं बेचेंगे, गरीब 10,000 रुपये से महंगे सामान तो नहीं खरीदता। और अब तो वो समस्या भी खत्म हो गई। भारत में 50 करोड़ बैंक खाते हैं इस समय, 43 करोड़ जनधन के खाते, 7 करोड़ नॉर्मल वाले खाते, टोटल 50 करोड़ बैंक खाते हैं। इसका मतलब हर घर में कम से कम 35 करोड़ परिवार हैं, 50 करोड़ बैंक खाते हो गए, तो स्वाभाविक इसका मतलब हर घर में एक बैंक खाता तो है ही है। अगर हर घर में एक बैंक खाता है तो हर घर में एक एटीएम भी है, और एटीएम हर जगह यूज हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, और आधार को यूज करना पड़ेगा। 50,000 रुपये से महंगी सामान के लिए आपको आधार मैंडेटरी करना पड़ेगा। आप 50,000 रुपये से जो भी महंगा सामान खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, आपको आधार से लिंकिंग करनी पड़ेगी। और भ्रष्टाचारियों को नहीं फांसी चीन की तरीके तो कम से कम अमेरिका की तरीके आजीवन कारावास देने के लिए और उनकी 100% प्रॉपर्टी सीज करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा कर देंगे तो 14-15 लाख करोड़ बचेगा, जो हमारे भारत का नंबर 2 में जा रहा। मैंने आपको पहले बताया था 70 लाख करोड़ बजट है, उसका 20% मान लीजिए तो 14 लाख करोड़ होता है। ये पैसा बच जाएगा। और जो अशांति फैली हुई है, जाति, भाषा, क्षेत्र, क्योंकि ये आप अच्छी तरीके समझिए, जाति का जहर घोलने वाले नेता हैं, भाषा का जहर घोलने वाले नेता हैं, क्षेत्रवाद का जहर घोलने वाले नेता हैं, दलित बनाम सवर्ण करने वाले नेता हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने वाले नेता हैं। सब लोग नेता ही कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून है, इसलिए राजनीति फायदेमंद धंधा बना हुआ है। ये जो आपको 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाए और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग राजनीति में आएंगे ही नहीं। जो 1-2 का फोन करने आ रहे हैं ना, वो नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे, समाज में शांति होगी। आपने मुझे सुना, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।